गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है धूल, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा। इन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से, इस चैप्टर के द्वारा उन्होंने हमें क्या बताना चाहा है कि गांव की जो धूल, धूल शब्द का अर्थ है मिट्टी, तो मिट्टी जो है, धूल जो है, वो गांव के लिए, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण वातावरण में रहने वाले लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। शहर के लोग जो है, नगर में रहने वाले लोग इस के महत्व को न समझते हुए इससे क्यों दूर भागने लगे हैं, इससे क्यों घृणा करते हैं। और इसी के साथ साथ उसने इसके महत्व और इसकी उपयोगिता का वर्णन हमारे सामने किया है। सबसे पहले लेखक के बारे में कि इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाने के बाद इन्होंने अंग्रेजी में, इंग्लिश में एमए की। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर के रूप में काम किया और इसी दौरान पीएचडी करके अपनी स्टडी जो थी वो कंप्लीट की। पहले कविताएं लिखी और बाद में इन्होंने एक उपन्यास और नाटक भी लिखे। और इसके साथ साथ आलोचना कार्य होता है किसी दूसरे की लिखी हुई कृति या रचना की को क्रिटिसाइज करना। आलोचक कहा जाता है उनको कि उनकी आलोचना करके उनमें जो भी कोई कमी रह गई है उसको सुधारने का कार्य करने वाले। तो ये एक प्रगतिशील विचारों वाले, प्रगतिशील जो समाज को आगे ले जाने वाले, उन्नति, प्रगति का अर्थ हमें पता है, उन्नति, तरक्की और उत्थान आगे की ओर बढ़ने का कार्य करने वाले। तो इनकी आलोचना जो थी वो सशक्त हस्ताक्षर के, इनकी जिस भी रचना की, जिस भी कृति की ये आलोचना कर दिया करते थे, तो ये माना जाता था कि इसके बारे में जो भी इन्होंने अपने विचार दिए हैं वो उस रचना को सही बनाने के लिए बिल्कुल उपयोगी है। फिर उसके बाद इनकी कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। इसके बाद नेक्स्ट रामविलास को साहित्य लिटरेचर में के अकादमी पुरस्कार मिला। और इसके साथ साथ इन्होंने अपनी रचनाओं में कई मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। इनकी रचना में उदाहरणों के माध्यम से भी ये अपनी रचनाओं को समझाने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि रामविलास शर्मा जो थे वो युवावस्था में जब वो अपनी अपने आयु के उस स्तर पर थे जब व्यक्ति जो है प्रत्येक कार्य को करने में योग्य होता है, शारीरिक रूप से योग्य होता है, तो उस समय ये पहलवानी का कार्य भी करते थे। तो इसी एक उदाहरण को इन्होंने अपने पाठ में भी हमें दिया है कि कैसे पहलवान जो है वो अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं, अपनी धूल से प्रेम करते हैं। और इस तरह इन्होंने अपने पाठ के बहाने कि इसको एक माध्यम बनाकर लेखक ने इस पाठ को एक माध्यम बनाकर पाठकों को, जो पढ़ने वाले हैं, जो इनके पाठ को जानने वाले हैं, उनको अखाड़ों के बारे में जहाँ पहलवान लड़ते हैं, गांव और शहरों के वातावरण के बारे में, और साथ साथ उस धूल के महत्व को बताया है जो हमें देश प्रेम का पाठ पढ़ाती है, जिसके कारण हम अपने जो अनाज है, अपना जो अन्न है, उसको खा पाते हैं। तो इसके महत्व को बताने के लिए इन्होंने इस पाठ को एक माध्यम बनाया है। पाठ का नाम ही है क्लियर कि धूल। तो धूल के माध्यम से इन्होंने हमें कि उसके महत्व के बारे में बताने की कोशिश की है कि धूल के द्वारा कैसे हम अपने ग्रामीण और शहरी सभ्यता को जान सकते हैं। हाँ जी, अब एक बार ध्यान से सुनना क्योंकि पाठ में कुछ शब्द मुश्किल है, साथ साथ आप नोट करते जाना, पेंसिल अपने पास रखना, जो भी मुश्किल वर्ड होंगे। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक ये है। पाठ के आरंभ में ही उन्होंने एक कविता की पंक्ति दी है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। कि अब कोई ऐसी चीज जिसके कारण जो धूल से भर जाते हैं तब भी वो हीरे कहलाते हैं। अब यहाँ पर हीरे किसको कहा गया है? धूल से भरे होने के बाद भी वो
किस लिए हीरे कहलाते हैं। अपनी इसी पंक्ति को एक्सप्लेन करने के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए आगे उन्होंने हमें बताया है कि हीरे के प्रेमी, जो वास्तव में डायमंड है, जो हीरा है, जो कि एक कीमती धातु है, कि एक कीमती मेटल है, सबसे ज्यादा कीमत है उसकी, तो उसको प्रेम करने वाले कि कैसा हीरा खरीदना पसंद करते हैं कि वो साफ सुथरा खरादा हुआ जिसमें अच्छी तरह से चमक हो, कि जो चमकदार हो, उसको अच्छी तरह से तराशा गया हो, कि उसकी जो बनावट है वो कहीं से खुरदरी ना हो, आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाला, जो आंखों में भी जब वो दिखाई दे तो हमारे सामने आए तो आंखों में एक चमक सी पैदा कर दे, कि उसे खरीदना पसंद करते हैं। अब फर्स्ट लाइन के अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, हीरे के प्रेमी कैसा हीरा खरीदना पसंद करते हैं, तो जो साफ सुथरा हो, अच्छी तरह तराशा गया हो, जिसको अच्छी तरह से काट कर सही आकार दिया गया हो, और इसके साथ साथ जो आंखों में चमक पैदा करने वाला हो, कि ऐसा हीरा खरीदना पसंद करते हैं। पर हीरे से भी कीमती, अब लेखक ने यहाँ पर हीरे से भी कीमती किसे कहा गया है, जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया है, जो पंक्ति अभी हमने पढ़ी है उसमें उसने वास्तव में हीरा किसे कहा है, उस छोटे बच्चे को जो माँ की आंखों का तारा होता है, अपने परिवार की आंखों का नयन तारे, नयन प्रैवची शब्द लिखा है, आंख, चक्षु, लोचन, तो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है कि नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया है। नयन तारे आंखों का हीरा, आंखों का तारा, कि माँ के लिए उसका बच्चा जो है वो आंखों के तारे के समान होता है। किस लिए? क्योंकि वो चाहे धूल में भरा हो, चाहे वो मिट्टी में खेल रहा हो, चाहे वो दूसरे को देखने में कितना भी गंदा लग रहा हो, पर माँ के लिए वो एक हीरे के समान कीमती होता है, और माँ उसे उठाने में या उसे प्यार करने में जरा भी झिझक या शर्म नहीं करती। तो फर्स्ट पंक्ति में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लेखक ने धूल भरे हीरे किसे कहा गया है, उन छोटे बच्चों को जो धूल में खेलते हैं, और उनको एक माँ जो है या एक परिवार जो है अपनी आंखों का तारा समझता है या एक हीरे के समान मानता है, तो इसलिए धूल भरे हीरे उन छोटे बच्चों या शिशु को कहा गया है। अब कि उसने, लेखक ने साथ में ये भी कह दिया कि वह धूल भरा ही अच्छा लगता है, कि वह धूली भरा, कि वो जब तक धूल से अच्छी तरह से लिपट कर बड़ा नहीं होता तो वो अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? कि जिसका बचपन, अगर ये पंक्ति कही गई है तो किस लिए, कि जिसका बचपन, आपको भी पता होगा कि अब तो गांव भी बहुत तरक्की कर चुके हैं, अब तो वहां पर भी जो मिट्टी है वो सड़कें जो है वो पक्की बन चुकी हैं, वहां गलियों में सड़कों में मिट्टी नहीं है, पर फिर भी जिसका बचपन गांव के गलियों की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना ही नहीं कर सकता। कि अब भी लेखक कहना चाहता है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो लोग गांव के वातावरण में पले हैं, उनको आज भी इस बात का ज्ञान है, उनको आज भी इस बात का पता है कि जो गांव की गलियों की धूल है, कि वो किसी बच्चे की उस गलियों के धूल के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते, कि वह ये मान ही नहीं सकते कि उन गांव की गलियों की धूल में पलकर वो बच्चा या उससे बचकर वो बच्चा बड़ा हो सकता है। अब उसने गांव में रहने वाले बच्चे के शरीर पर लगी हुई धूल को किससे उदाहरण दिया है, कि जैसे फूल के ऊपर जो रेणु है उसका श्रृंगार बनती है। फूल के ऊपर रेणु शब्द का अर्थ है कि मिट्टी के कण, धूल के कण, जो उसकी श्रृंगार सुंदरता बनती है। कि फूल के ऊपर अब मिट्टी कैसे आएगी, जो ओस के रूप में जो प्रकृति में ओस या जो सुबह सुबह सबसे पहले जब प्रभात होती है, फूल खिलता है, तो ऐसा लगता है उसमें कुछ नमी सी है, तो वो क्या है लेखक के अनुसार, कि जो उसकी रेणु है, उसकी सुंदरता है, वो उसका श्रृंगार बन जाती है। कि फूल के ऊपर जो ओस के कण है वो धूल के रूप में उसका श्रृंगार बन जाती है, और वही धूल शिशु के मुंह पर, कि जो बच्चा गांव में रहने वाला है उसके मुंह पर अगर धूल लग जाती है, वो मिट्टी में खेलता है, तो उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। सहज पार्थिवता कि उसकी सुंदरता को निखार देती है। कि अगर छोटा बच्चा जो है वो धूल में खेल रहा है, तो गांव के वातावरण में लोग उससे घृणा नहीं करते,
क्या माना जाता है, जैसे फूल के ऊपर उसकी सुंदरता को बिखेरने का कार्य धूल करती है, वैसे ही उस बच्चे के मुंह पर जो धूल लगी है वो उसकी सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करती है। अब इसी का कंपैरिजन लेखक यहाँ पर कर रहा है अभिजात वर्ग, अमीर वर्ग। जहाँ पर बेटा आपने जो पहले चैप्टर किया था उसमें उच्च वर्ग था, तो तब भी अमीर लोग, अब यहाँ पर अभिजात वर्ग है तो ये भी उसी का पर्यायवाची शब्द है कि अमीर लोग या उच्च वर्ग के लोग क्या करते हैं, प्रसाधन सामग्री में, प्रसाधन कॉस्मेटिक्स जो होते हैं कि वो नए नए पाउडर क्रीम लेते हैं, कि वो क्या सोचते हैं कि इनमें उन्होंने बड़े आविष्कार किए हैं। आपको अगर विज्ञापन लिखना आ जाता है तो तब भी ऐसा 8th में भी शायद आपने किया होगा कि किसी भी प्रसाधन सामग्री पर कोई विज्ञापन तैयार करें। प्रसाधन सामग्री कह दिया जाए तो कोई भी कॉस्मेटिक, चाहे वो कोई क्रीम हो, चाहे वो हेयर ऑयल हो, चाहे वो पाउडर हो, जो भी सुंदरता को, चाहे वो शैम्पू हो, कि जो सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं किसी भी तरह से। अभिजात वर्ग, अमीर लोगों ने ऐसे कई आविष्कार किए हैं, ऐसे कई खोज किए हैं पदार्थ जिनके द्वारा सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। अब लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर, कि जो लोग ये समझते हैं कि गांव के वातावरण में धूल आज भी उतनी ही सुंदर है, वो ये जानते हैं कि बाल कृष्ण जो थे, जब उनका बचपन था तो उनके मुंह पर जो वास्तविक गोधूलि थी। अब गोधूलि शब्द फिर से नया है, तो इसमें गोधूलि शब्द का अर्थ है गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल। यहाँ पर गोधूलि, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है गोधूलि किसे कहा गया है, कि गोधूलि जो गाय हैं जब उनको चराने के लिए लेकर जाया जाता है तो उनके पैरों से उड़ने वाली धूल को गोधूलि कहा जाता है। अब क्या कहा है लेखक ने कि बाल कृष्ण के मुंह पर जो जब वो गाय चराने जाते थे तो उनके पैरों की धूल जो थी वो जब उड़कर उनके मुख पर पड़ती थी तो वास्तव में वह उनकी सुंदरता को सही निखार देती थी, कि वास्तव में वह उनकी सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करती थी। अब फर्स्ट पैराग्राफ एक बार फिर से बता रही हूँ बेटा। फर्स्ट पैराग्राफ में सबसे पहले लेखक ने एक पंक्ति बताई है कि जिसमें उसने क्या कहा है, सिर्फ उस पंक्ति में कि धूल भरे हीरे कहलाए, जिसके कारण, अब धूल भरे हीरे के लिए उसने आगे अपने ही शब्दों को एक्सप्लेन किया है कि हीरा जो है वो एक कीमती धातु है, जिसे खरीदने के लिए लोग क्या देखते हैं कि वो एक साफ सुथरा चमक पैदा करने वाला और अच्छी बनावट वाला होना चाहिए, तभी वो उसे पसंद करते हैं। पर यहाँ पर लेखक ने जिस नयन तारे, जिस आंखों के तारे का, अगर सिंपल लिख देता आंखों का तारा, तो आपको मुहावरा पता है सबसे प्यारा, कि माँ के लिए अपना बच्चा जो एक आंखों के तारे के समान है, वो चाहे धूल से भरा हो तब भी माँ को वो कीमती लगता है, परिवार को वो कीमती लगता है, और वे उसे उतना ही पसंद करते हैं जितना कोई व्यक्ति किसी हीरे को पसंद करता है। और इसके साथ लेखक ने बताया कि जो लोग गांव में रहते हैं वो इस बात से अनजान नहीं है कि गांव के बचपन जो है वो धूल में भरकर ही बीतता है। जिसके लिए उसने क्या कहा है कि एक बच्चे के मुंह पर लगी हुई धूल किस तरह सुंदर लगती है, जैसे फूल के ऊपर उसकी रेणु जो है उसकी सुंदरता को बढ़ाती है, और वही धूल जब शिशु के मुख पर लगती है तो उसके सच्चे सौंदर्य, उसकी असली सुंदरता को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। अब उसने क्या क्या बता दिया हमें कि अमीर लोग जो हैं कॉस्मेटिक में, सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री में कई तरह के आविष्कार करते हैं, पर वे उसकी बराबरी नहीं कर सकती जो बाल कृष्ण के मुंह पर गायों को चराते वक्त उनके पैरों से उड़ने वाली धूल जो उनके मुख पर लगती थी, वो उनकी वास्तविक असलियत में जो वास्तविक सुंदरता थी उसको बढ़ाने का कार्य करती थी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बाल कृष्ण के मुख पर सुंदरता बढ़ाने का कार्य कौन करता था, तो गोधूलि शब्द याद रखना, जिसका अर्थ है गाय को चराते वक्त, कि जब गाय जब जाती हैं चरने के लिए तो उनके पैरों से उड़ने वाली धूल। अब सेकंड पैराग्राफ, अपने आप को म्यूट रखो जो भी है, हमारी सब मनवीर।
हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से, अब इसमें अगर अभी मैंने आपको उपसर्ग करवाया था टॉपिक, तो अगर मैं कहूँ कि इस एक शब्द से मूल शब्द और उपसर्ग अलग करो, तो संसर्ग जिसमें बिंदी लगी हुई है, जिसमें ऊपर स के ऊपर बिंदी है, तो हमने बताया था कि कैसे उसको अलग करना है, सम प्लस सर्ग। सर्ग होता है कि आरंभ, तो यहाँ पर इसका अर्थ है संपर्क में आने से। सम प्लस सर्ग कि इसका सिंपल अर्थ है कि धूल के संपर्क से, कि उसके साथ जुड़ने से बचना चाहती है। हमारी सभ्यता किसको कहा है लेखक ने, नगर में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले लोग, कि वो क्या चाहती हैं कि वो इस धूल के संपर्क से बचना चाहते हैं। वे आसमान में, आसमान नभ गगन अंबर, तो वो क्या चाहती है कि वो आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, कि वो इतनी ऊंचाई हो। इसका अभिप्राय क्या है आसमान में घर बनाना, कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो उनमें रहने की इच्छुक है, वो चाहते हैं कि वो बड़ी बड़ी इमारतों में रहें, इस धूल के संपर्क से बचे रहें। इसलिए शिशु भोलानाथ से, यहाँ पर उसने इमेजिनेशन से एक बच्चे का नाम दे दिया है, कि वो अपने बेटों से, अपने बच्चों से क्या कहते हैं कि धूल में मत खेलो। किस लिए कि जो नगर में रहने वाले लोग हैं वो आज भी अपने बच्चों को धूल के संपर्क से बचाना चाहते हैं, वो बड़ी बड़ी इमारतों में घर लेना चाहते हैं, और वो क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे धूल में मत खेलें। और वो उनको न खेलने के लिए क्या वो उदाहरण देते हैं कि अगर वे धूल के संपर्क में रहेंगे तो उनके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। सलमे सितारे जो कपड़ों पर लगी हुई कि चमक बढ़ाने का कार्य करने के लिए जो छोटे छोटे से सितारे से लगाए जाते हैं, कि इसका अभिप्राय अगर सिंपल में इसका अर्थ समझोगे तो वो क्या चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की नकली सौंदर्य को, नकली सुंदरता को धूल से बचाने के का कार्य करते हैं। उनको लगता है कि वह अगर धूल में खेलेंगे तो उनका नकली जो सौंदर्य है वो फीका पड़ जाएगा। अब जिसने लिखा था, यहाँ पर शुरू में आपको लगेगा कि चैप्टर मुश्किल है, बेटा चैप्टर में कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई कहानी नहीं है, मैंने फर्स्ट ही बता दिया था। सिर्फ ग्रामीण और नगरीय सभ्यता जो धूल से बच रही है, और धूल कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सिर्फ लेखक ने इसी के बारे में बताया है। अब सेकंड पैराग्राफ में उसने कहा है कि किसी एक कवि ने ये लिखा था कि धन्य धन्य वह है नर, मैले जो करत गात, कनिया लगाए धुरी ऐसे लरिकान की। हाँ जी, अब इसका अर्थ साथ साथ वर्ड के मीनिंग लिखते जाना, कि लेखक ने धन्य, धन्य उनको सम्मान पूर्वक कहा है, किसे, वह है नर, नर आदमी, मनुष्य, मैले जो करत गात, गात शब्द शरीर, तन काया देह। जब तक हम इसके प्रवचन नहीं जानेंगे तब तक हम इसका अर्थ सही तरह से नहीं लिख पाएंगे। कि कन्या कन के गा, सबसे पहले इनके अर्थ समझो। धन्य है वह नर, कि वह नर वह आदमी, लेखक कह रहा है वो सम्मान के योग्य है, उनका वो आदर के योग्य है, जो मैले करत, कि जिनके शरीर जो है वो मैले हो जाते हैं, किससे, कि कनिया लगाए धुरी, धुरी कि उनके शरीर पर धूल के कण जब लगते हैं, उनके शरीर पर जब धूल लगती है, ऐसे लरिकान की, कि ऐसे लरिकान की, कि वो ऐसे लगते हैं कि जब कनिया कन लगाए लगती हैं धुरी धूल के, तो लरिकान कि वो जब उनके साथ लग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं लटकते हुए, कि वे धूल के कण जब उनके साथ चिपक जाते हैं, तो लेखक ने उन मनुष्यों को, उस आदमी को धन्य कहा है, सम्मान या आदर के योग्य माना है, जिसके शरीर पर धूल के कण लग जाते हैं और वे उसके साथ चिपककर उसके शरीर की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। अगर मैं सिंपल में पहुंचूं, सिंपल आपसे पूछूं कि इस पंक्ति द्वारा लेखक ने किस व्यक्ति का उदाहरण दिया है, तो आपके मन में सबसे पहले किस क्या आएगा? हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट, कि अगर जिसके शरीर पर धूल के कण लगे हुए हैं, तो आपकी कल्पना या आपकी इमेजिनेशन में सबसे पहले क्या आएगा? आप किसके बारे में सोचोगे? हैंड रेज करो, कोई भी स्टूडेंट। इशिता? मैम छोटा बच्चा। छोटा बच्चा। और बलप्रीत? बलप्रीत वीडियो भी नहीं ऑन किया आपने बेटा।
गांव में खेल रहा बच्चा। गाँव में खेल रहा बच्चा। और कोई जिसको इससे अलग आंसर याद आ रहा है, कोई ऐसा जिसके शरीर पर धूल के कण लगे हैं और वे उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं? शिवम, शिवम, कमलजीत, मैम किसान। किसान। वेरी गुड बच्चे। बाकी भी सभी स्टूडेंट, आपने जो भी सोचा सही से सही थे, पर फिर भी इस एक पॉइंट के द्वारा अब वो हमें किस तरफ ले जा रहा है कि उस किसान के कार्य की तरफ जो दिन रात मेहनत करके अन्न का उत्पादन करता है, अनाज उगाता है हमारे लिए। तो लेखक ने इसलिए उसको आदर और सम्मान के योग्य माना है कि वह नर जिनके शरीर पर कि धूल के कण लटकते लगते हैं, पर फिर भी वो उनकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, कि वह हमारे लिए आदर और सम्मान के योग्य है। हमने किसान का महत्व, किसान का जीवन निबंध भी किया हुआ है। तो यहाँ इस पंक्ति द्वारा उसने किसान के महत्व को सबका संकेत किया है। अब उसने क्या कहा है आगे? उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठा। हाँ जी, नेक्स्ट पेज। कुछ कुछ उठा न रखा था। कि अब इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है लेखक कि जिसने ये पंक्ति लिखी थी उसने भी धूल के महत्व को कम नहीं करना चाहा। उसने अपने एक एक शब्द के द्वारा धूल के महत्व को, उसकी उपयोगिता को बढ़ाने का कार्य किया है। अब उसके एक एक शब्द को हमारे सामने उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि धन्य धन्य शब्द में वह उसने बड़प्पन को विज्ञापित विज्ञापित हमारे सामने प्रकट कर दिया है। कि धन्य शब्द जब कहा जाता है तो वो हम किसी के सम्मान और आदर के लिए प्रयोग करते हैं। तो सिर्फ एक धन्य शब्द कहने से ही लेखक ने उस व्यक्ति के बड़प्पन को, उस व्यक्ति के आदर को हमारे सामने प्रकट कर दिया है। अब जैसे ही मैले शब्द कह दिया उसने, मैले शब्द किसका प्रतीक है? कि जब हम कह देते हैं मैले, तो ये एक गंदगी का, एक अलग सी हीन भावना का। कि अगर आप कह दो, किसी को कह दो आपके फ्रेंड सर्कल में है, वो आपके साथ है, आज तो तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे लग रहे हैं, मैले लग रहे हैं, तो वो अपने आप में थोड़ा सा एम्बेरस हो जाएगा कि मुझे इसने क्या कह दिया। तो ऐसे ही उसने क्या कहा कि मैले शब्द जो है सिर्फ मैले, कि इसके साथ कुछ और ना लगा हो कि किसके लिए कहा गया है इस पंक्ति में, तो ये एक हीन भावना को प्रकट करता है। पर जैसे ही वो अंत में ये कह देता है ऐसे लरिकान कहकर, जैसे ही उसने ये कह दिया, तो उस मैले शब्द को भी उसने अपनी भेद बुद्धि, अपनी बुद्धि द्वारा, अपनी उस स्मरण शक्ति द्वारा हमारे सामने परिचय दे दिया कि वो कैसे उस एक शब्द को जो लोगों के लिए हीन शब्द बन जाता है, लोगों के लिए एक कमी का शब्द बन जाता है, वो हमारे सामने कैसे एक बड़ा और एक अच्छा शब्द बनकर उभर आया है। कि सिर्फ इतना ही कह देने से वह हमें क्या समझा रहा है कि हम वह हीरो का प्रेमी है। कि हम लोग जो है शहर में रहने वाले लोग जो है, हम किसे पसंद करते हैं? हम हीरे को तो पसंद करते हैं, पर धूल भरे हीरो के नहीं। कि अगर मिट्टी में खेलने वाले उस किसान, उस छोटे बच्चे को हमारे सामने हम देख भी ले, तो हम उसकी सुंदरता को पसंद नहीं करेंगे, बल्कि हम किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? हम हीरे के प्रेमी हैं, हम सुंदरता के प्रेमी हैं। इस सेकंड पैराग्राफ में उसने सिर्फ एक पंक्ति, अब नेक्स्ट में उसने हमें आगे बताना है कि मिट्टी जो है, धूल जो है, किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कि शिशु जो है, शिशु छोटा बच्चा, जिसको उसने भोलानाथ नाम दे दिया था, जो नगर में रहते हैं, कि उसके लिए उसके बच्चे को एक नाम दे दिया कि जब वह अपने मैले जो करत गा, मैले जिसके शरीर पर मैल लग जाती है, वो चाहे धूल के रूप में हो, तो इसकी नौबत तब आती है जब वो इसके संपर्क में आता है। जबकि इसका अभिप्राय क्या है? शहर के लोग अपने बच्चों को धूल में खेलने ही नहीं देते। वो हमारी सभ्यता क्या कर रही है? इतनी ऊंचाई पर, इतनी बड़ी बड़ी इमारतों में अपने घर लेना चाहती है कि हमारे बच्चे किसी भी तरह से मिट्टी के संपर्क में आए ही ना। इसीलिए आज उनकी इम्यूनिटी कम होती जा रही है। जो गांव में रहने वाले लोग हैं और शहरों में रहने वाले लोगों में जो डिफरेंस है वो आपके सामने ही है। हम जरा सी गर्मी में जाए तो लगता है कि हम ना तो गर्मी झेल पाते हैं और ना सर्दी, और वो लोग तो ऐसे ही उसने ये बताना चाहा है कि श्रीनगर के लोग जो है
वो धूल से घृणा करते हैं। अब उनको अपने इस बात के लिए वो प्रेरित करना चाहते हैं कि ये गलत बात है। इसके लिए उन्होंने क्या उदाहरण दिया है, अब अखाड़े की मिट्टी, जो अखाड़े में खेलना चाहता है, अखाड़ा जहां पर पहलवान लड़ते हैं, जो उसमें खेलना चाहता है और उसमें खेलते हुए जब पूरे शरीर पर, देह, शरीर, तन, काया के पूरे शरीर पर मिट्टी लग जाती है, तो उसे देखकर उबकाई, उबकाई वॉमिटिंग के मितली होना, कि जी घबराना, कि अगर नगर के लोग उनको, क्योंकि किस लिए उनको देखकर, कि वो जब अखाड़े में खेलते हैं तो पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है और पसीने के साथ साथ उन्होंने तेल भी लगाया होता है शरीर पर, तो उस समय मिट्टी जब उनके शरीर से चिपक जाती है तो आम लोग जो है नगर में रहने वाले उनको देखे तो वो तो उबकाई ही, उनको तो उबकाई, लेखक कह रहा है कि स्पष्ट शब्दों में कि वो ऐसे वातावरण में रहे नहीं, वो ऐसी चीजें पसंद नहीं करते, तो वो उनको देखे तो उनका तो जी घबराने लगे। पर जो बचपन में धूल में खेला है, वह अपनी जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से, भरने से, कि वह मिट्टी में भरने से कैसे वंचित, वंचित दूर, कि वो किसी भी तरह से, जो गांव में रहने वाले लोग हैं जो बचपन में धूल में खेलकर बड़े हुए हैं, वो जब जवान होते हैं तो वो इस मिट्टी में भरने से अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि उनके शरीर इतने गांव में रहने के कारण मजबूत और वो ताकतवर होते हैं कि वो मिट्टी में भरने के लिए, उस अखाड़े में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर वो रहता है तो उसका दुर्भाग्य, और क्या। अब उसने विस्मय सूचक चिन्ह हैरानी के साथ कहा है कि अगर गांव में रहने वाला व्यक्ति भी इस अखाड़े की मिट्टी से दूर रहना चाहता है तो ये उसके लिए एक दुर्भाग्य, एक बुरी किस्मत के समान है। दुर्भाग्य का उपसर्ग और मूल शब्द दुर प्लस भाग्य, पर जब दूर करोगे तो र के साथ हलचल, ये साधारण धूल नहीं, कि उस अखाड़े, अब यहाँ पर उसने पूरा पैराग्राफ में उसने अखाड़े को की विशेषता बताई है कि अखाड़े की मिट्टी कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए कि ये एक साधारण धूल नहीं है, बल्कि तेल और मट्ठे से, तेल और मट्ठे के जिसमें खेल कर सिंचाई हुई वह मिट्टी है, कि मट्ठे, तेल और मट्ठा शब्द का अर्थ है पसीना, तेल और पसीने से इसको सींचा गया है, क्योंकि जो पहलवान है जब वो खेलते हैं शरीर पर तेल लगाते हैं, उनका शरीर पूरी तरह से पसीने से भर जाता है, तो उस मिट्टी को पूरी तरह से सींचा गया है उनके तेल और पसीने ने, जिसे लेखक ने, अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि लेखक ने किस सुख को दुर्लभ माना है, कि जब कोई व्यक्ति अखाड़े में उस मिट्टी में जिसमें तेल और पसीना लगता है खेलता है तो उस मिट्टी को देवता पर चढ़ाया जाता है, और लेखक के लिए संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, दुर्लभ, कठिन, बहुत ही कठिन, कि लेखक ने किस सुख को दुर्लभ माना है, कि जो व्यक्ति अखाड़े में खेलते हुए अपने शरीर को, के ताकतवर शरीर को क्या करता है, तेल और पसीने से सींचता है, उस मिट्टी को जब देवता पर चढ़ाया जाता है तो संसार में इस सुख को दुर्लभ माना गया है। पसीने से तर, अब उसने इमेजिनेशन में आपको बताया कि कोई पहलवान जब उस अखाड़े में खेलता है तो वो कैसा लगता है, कि पसीने से तर तर भीगे हुए, कि उस भीगे हुए बदन, बदन फिर से इसमें पर्यायवाची शब्द है, बदन, शरीर, तन, काया, देह, कि उस पसीने से भरे हुए शरीर पर जब मिट्टी है फिसलती है तो क्या लगता है, कि जैसे कोई आदमी कुआं खोद कर निकला हो, कि इसका अभिप्राय, कि उसने कहा है कि मेहनत करने वाला व्यक्ति ही इस लाभ को समझ सकता है कि कैसे एक अखाड़े में खेलने वाले शरीर पर मिट्टी जो है वो कैसी दिखाई देती है। जैसे कोई, अब उसने उदाहरण दिया है, जैसे कोई आदमी कुआं खोद कर बाहर आया हो और उसकी मांसपेशियां, मांसपेशियां, कि उसका पूरा शरीर जो थक कर, थकावट के कारण फूल उठता है और आराम से वह हरा हो जाता है, पर जब वो कुछ देर आराम करता है तो वह फिर से वैसा ही ताकतवर दिखाई देता है। अब अखाड़े में भी निर्द्वंद, निर्द्वंद के बिना किसी लड़ाई झगड़े के, चारों खाने चित, चारों खाने चित पूरी तरह से हार कर, जब अपने को विश्व विजयी, कि जब अखाड़े में दो पहलवान खेलते हैं तो लेखक यहाँ क्या बताना चाहता है कि उनमें से
एक पहलवान जब बिना किसी लड़ाई झगड़े के सिर्फ उस खेल के द्वारा के हार कर अपने आप को लेटा हुआ महसूस करता है तो वो क्या समझता है अपने आप को? विश्व विजयी, के जैसे उसने इस संसार को विजय कर लिया हो, इस संसार को जीत लिया हो। किस लिए? मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना है। अब उसने कहा कि मिट्टी ने ही उसको खेल खेल कर इतना ताकतवर और इतना योग्य बना दिया है, इतना बलवान बना दिया है। अब यहाँ पर उसने हमारे साथ लेखक ने एक व्यंग सा कर दिया है कि हमारा शरीर भी तो मिट्टी का ही बना है। कि किस लिए कहा गया है? क्योंकि हमारा शरीर मृत्यु के बाद ऐसे ही 5 तत्वों में मिल जाएगा। अब 5 तत्व इस नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं आपको सिर्फ एक शब्द बता रही हूँ, उस शब्द से आपको हमेशा याद रहेंगे कि 5 तत्व किसको कहा गया है। अगर सभी ने ये नाम लिया है, सबको पता है कि भगवान, या सिंपल में भगवान, तो भ से जैसे आप इन शब्दों को जानोगे तो भ से, ग से, व और आ से के अलग अलग, कि सबसे पहले भ से भूमि धरती, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर, कि हमारा शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। कि आपको 5 तत्व नहीं भी याद रहे तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, और मृत्यु के बाद ये किसी न किसी रूप में इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। और इसीलिए लेखक ने ये व्यंग किया है कि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना है, तो ये अंत में उसी मिट्टी में समाप्त हो जाएगा। अब बेटा अभी 2 मिनट्स हैं, किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो अभी या कुछ भी पूछना हो तो आप हैंड रेज करोगे। यस